राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज़ हुआ तेलुगु हॉरर एंड मिस्टीरियस मूवी को, जिसका नाम है भीमा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हॉरर और थोड़ा सा मिस्ट्री और काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग और इंटरेस्टिंग वाला स्टोरी देखने को मिलता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे चैनल को व्यू करते हैं, इनफैक्ट हमें कमेंट्स एंड लाइक सब कुछ देते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। की शुरुआत में हमें यहाँ पे भगवान परशुराम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि परशुराम किस तरह भूमि का हर जगह भ्रमण करते हुए यहाँ के जो दुश्मन मतलब जो शत्रु और अश्रु हैं उनको कैसे उन्होंने नाश किया था। उसके बाद उन्होंने ये भूमि जो थी मतलब धरती जो थी उनको कश्यप परिवार मतलब कश्यप वंश को पकड़ा दिया था। फिर कुछ टाइम जाने के बाद कुछ इंसान मतलब आदिवासी इंसान, कुछ सांप और कुछ अश्रु मिलकर यहाँ पे भगवान परशुराम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको भी इस धरती की जगह में कहीं पर एक स्थान मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपना वास कर सके। उसके बाद भगवान परशुराम ने एक जो जंगल है, एक चमत्कारी जंगल बनाया। परशुराम भगवान जी ने एक समंदर को अपनी जगह से हटा के उसी जगह में वो चमत्कारी जंगल बनाया, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो हमारे शरीर के लिए और हमारे हर एक रोग बीमारी को दूर करने के लिए बनी थी। बाद भगवान परशुराम वहीं पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके एक भगवान शिव का नाम का मंदिर भी वहाँ पे स्थापित किया, जिसके बाद वहाँ पे भगवान परशुराम खुद आते थे भगवान शिव की पूजा करने के लिए। आज भी वो मंदिर स्थापित है महेंद्रगिरी नाम की एक जगह पर। बीच में हमें इस मूवी में एक आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इस मंदिर के बारे में ये बताते हैं कि ये मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो भगवान शिव का मूर्ति बन था वो ऑटोमेटिकली चमत्कारी तरह से वहाँ पे स्थापित हुआ था, उसको किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये भी है कि माता गंगा खुद आके वहाँ पे भगवान शिव का जो लिंग है उसके ऊपर जल डालकर उसको पवित्र करती हैं। और यहाँ का एक मान्यता ये भी है कि जो इंसान मर जाता है उसके फैमिली वाले अगर चाहें तो उसको एक बार इस मंदिर में बुला के उसकी आखिरी इच्छा पूरी करवा सकते हैं, पर वो इच्छा जो जायज़ होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आके वहाँ पे पूजा करते थे और अपने मरे हुए जो बुजुर्ग होते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी आत्मा को बुला के उनसे आखिरी इच्छा जो होते हैं उनसे पूछ के उस इच्छा को पूरी करते हैं ताकि उनको स्वर्ग प्राप्त हो सके। ये बुजुर्ग आदमी एक पुराना बहुत पहले साल का एक स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे एक आदमी का जो पापा होते हैं उनकी मौत हो जाती है, जिसके वजह से उनके बेटे को यहाँ पे पूजा करके उनकी आत्मा को उसके बेटे के अंदर बुलाया जाता है। जिसके बाद उसके पापा आके यहाँ पे ये रिवील करते हैं कि उसके पापा को किसी और ने नहीं, उसी के ही साले ने मतलब उसके मामू ने उनको मारा था। जिसके बाद उसके पापा इतने क्रोधित हो जाते हैं, जो उनके पापा का आत्मा होता है वो वहीं पर ही उसके मामू को ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद ये पुलिस केस बन जाता है और मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा और भक्ति कमती नहीं है, लोग अक्सर मंदिर के बाहर से आके उसको पूजा करके वहीं से चले जाया करते थे। इस तरफ हमें एक महेंद्रगिरी में एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम भवानी होता है। उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा है, मतलब जितना भी क्रिमिनल वाला काम होता है वो सारे वहाँ पे करता है। वहाँ पे हाईवे पे सिर्फ 2 ट्रक जाने के लिए परमिट बनाता है, पर वो अपने जो दबदबा की वजह से वहाँ पे 3 ट्रक भेजता है और वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला या कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक पुलिस वाला वहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश किया था, पर उसको भी भवानी वहाँ पे उन लोगों के सामने जिसकी वजह से वो आया था या फिर जिन लोगों ने कंप्लेन किया था उसी के सामने उस भवानी ने उस इंस्पेक्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद से वहाँ के गांव के लोग और वहाँ के जितने भी आदमी हैं वो भवानी से और डरने लगे। सीन शिफ्ट होता है 3 आदमी को दिखाते हुए, जहाँ पे हम सतीश नाम के आदमी को देख पाते हैं। वो एक ठग का काम करता है, मतलब उसका टोपी इसके सर करके लोगों से पैसा ले लेता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोगों को हमेशा चूना लगाया करता था। और यहाँ पे एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ किसी का मतलब पैसा लूट के आके बैठ के बात कर रही होते, तो उनको न्यूज़पेपर में एक खबर मिलती है कि एक बस के एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए हैं, जिनको सरकार की तरफ से जिन लोग के मतलब जान पहचान के लोग हैं उन लोग को 1 लाख रुपया उनको दिया जा रहा है। जिसके बाद इनके दिमाग में काम चलता है और ये लोग वही हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे उस बस का एक्सीडेंट के पेशेंट पड़े हुए थे। तो वहाँ पे 2 लावारिस लाशें होती है, जहाँ पे ये और इसके मेंबर्स मिलकर ये कहते हैं कि वो जो लाशें उसमें से एक लड़के का लाश जो था वो मेरा भाई है। और उसके बाद उसको लेकर और वहाँ से सरकार से 1 लाख रुपए लेके उस लाश को वो लोग कब्रिस्तान में जाके जला देते और वहीं पर ही रात को बैठ के ये लोग दारू पी रहे होते हैं। अचानक से जब वो और उसका दोस्त दोनों बैठ के वहाँ पे दारू पी रहे होते हैं उस जले हुए लाश के पास में, तो वो अचानक से उस जलते हुए लाश को देख के ये कहता है कि यार अगर मुझे पता होता तो कौन है और तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो मैं उसको जरूर पूरा करता। और उसी वक्त अचानक से उस जलती हुई आग से एक अलग सी आग निकलती है, मतलब एक अलग सा इंसान के आकार का कुछ निकलता है और उसी सीन को दिखाते हुए सीन कट होता है, सीधा आता है यहाँ पे हमें महेंद्रगिरी का सीन दिखाया जाता है। मतलब ये सीन 1 महीने पहले का है। यहाँ पे हम फिर से एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम भीमा होता है और वो काफ़ी बिंदास इंस्पेक्टर होता है। वो जिस एरिया में जाता है वहाँ के गुंडे साफ हो जाया करते थे। ये जो भीमा है वो उसी इंस्पेक्टर के रिप्लेसमेंट में आया था जिसको यहाँ पे भवानी ने ख़त्म कर दिया था। इधर हम भीमा को देखते हैं, वो सबसे पहले भवानी के घर जाता है और उसको बहुत ही अच्छे से प्यार से या फिर हम ये कैसे बहुत ही कॉमेडी तरीके से उसको ये समझाता है कि देख भाई तेरे को मैं सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तेरे को आराम से 9 दिन तक मैं खेलूंगा खिलाऊंगा, इनफैक्ट तेरी हर एक हरकतों को
को नोटिस करूँगा, पर 10वें दिन मैं तेरे को लेके जेल में डाल दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी मेरे यहाँ से रिटायरमेंट मिल जाए। तो ये बताते हुए वहाँ पे बहुत अच्छे वे से निकल जाते हैं और बाहर आके गाँव वालों को सबसे ये बोलता है कि देखो, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो तुम लोग सीधा कंप्लेन करने के लिए आना, और तुम्हें जो भी चीज़ें खोई होती हैं या फिर जो भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उस सब का न्याय देने का काम मेरा होता है। और वो जो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है अपने सारे दोस्तों के साथ, उसी वक्त वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया बस में, जिसके अंदर 10,000 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे भीमा क्या करता है, अपने जितने भी वहाँ के सहकर्मी थे उन लोगों से सबसे पैसा लेता है और एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ लेके उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो सब उस चोरों के साथ मिले हुए थे। मतलब इनडायरेक्टली हम अगर कहने जाए तो वहाँ पे सारे चोर और पुलिस मिल बांट के खाया करते थे। तो भीमा यहाँ पे उनको ये रिवील करता है कि अगर तुम उन चोरों को ढूंढ के उनको ख़त्म नहीं करते हो या फिर उनको नहीं पकड़ते हो तो हर बार जितना भी जिसका चोरी हुआ होगा वो सब में पुलिस वाले मिलके देंगे। जिसके बाद ये सारे पुलिस वाले मिलके वो सारे चोरों से सारी चीज़ें ले आते हैं। कि एक इसी डिसीजन की वजह से गांव के लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर अब उनके बीच में आके रहने लगा था, उनको इस बात का यकीन हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम विद्या होता है और आके भीमा के पास रिपोर्ट लिखवाती है कि उसको एक लड़का परेशान कर रहा है, बार बार प्रपोज कर रहा है और जैसे कि वो उसको डिनाई करती तो धमकी देता है कि उसके फेस पे एसिड डाल देगा। यहाँ पे वो विद्या नाम की लड़की जो थी पुलिस से अपनी सिक्योरिटी चाहती थी, जिसको देखने के बाद भीमा का हम यहाँ पे एज अ व्यूअर्स लुक देख पाते हैं कि विद्या को देखने के बाद भीमा उसके ऊपर फिदा हो चुका था। अब वो विद्या के साथ उसका बॉडीगार्ड बन के रहने की कोशिश करता था, मतलब उसके आसपास रह सके, क्योंकि वो विद्या को प्यार करने लगा था। भीमा उस रोमियो नाम के लड़के को, मतलब जो विद्या को परेशान किया करता था, उसको पकड़ लेता है और उसका जेब चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि वो एसिड का बोतल नहीं था, वो तो सिर्फ डराने के लिए पानी में रंग डालकर वो विद्या को डराया करता था। फिर भीमा वो जो रोमियो नाम का लड़का था उसके मोबाइल से विद्या को एसएमएस करता है कि आज रात मैं हॉस्टल में जाके तुम पे हमला करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद विद्या काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही भीमा को कॉल करती है, अपने हॉस्टल बुला लेती है। यहाँ पे जो भीमा था उसका प्लान सक्सेसफुली काम कर चुका था, मतलब वो विद्या के आसपास रहना चाहता था और जो कि वो ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ पे विद्या के हॉस्टल में लड़कियाँ जो भीमा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रही थी, इनफैक्ट उसका बिहेवियर को लेकर इधर विद्या भी धीरे धीरे भीमा पे इंप्रेस होने लग जाती है। उसके बाद इन लोग के अंदर थोड़ा बहुत लाइक ऐसे प्यार का माहौल जम जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस महेंद्रगिरी के सबसे बड़े गुरु आदमी जो हर वक्त जड़ी बूटियों से ऐसी कुछ दवाइयाँ बनाया करते थे जिससे लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाती थी, और यहाँ पे उनका नाम होता है रविंद्र वर्मा, जो कोई और नहीं विद्या के ही रिलेटिव मतलब बड़े पापा होते हैं। बड़े पापा मतलब विद्या उनकी खुद की भांजी नहीं थी, वो जस्ट उनको बड़े पापा कहा करती थी, क्योंकि विद्या वहाँ पे आयुर्वेदिक की बनाई हुई दवाइयाँ और सेवाओं से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वो वही सब लोगों के साथ करना चाहती थी। लाइक उनकी जड़ी बूटियों की विद्या वो वहाँ पे सीखने के लिए उनके पास जाया करती थी। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे भीमा के ऊपर। जब भीमा एक दिन गाँव से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र उसी मंदिर के ऊपर पड़ती है जिसको 50 सालों से बंद किया गया था। उसके बाहर बहुत सारे अघोरियाँ और बहुत सारे आदमी पूजा कर रहे होते हैं। ये सारी अघोरियों में से एक अघोरी उठकर भीमा के सर पे हाथ रखते हुए ये कहता है कि मुझे इतने सालों में से तुम्हारा ही इंतज़ार था, तुम फाइनली आ गए। जिसको सुनने के बाद भीमा यहाँ पे शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भीमा उसी चेकपोस्ट पे रहता है, जिसके बाद से यहाँ पे उस गांव के गुंडे का जो तीसरा वाला ट्रक होता है वो चेकपोस्ट क्रॉस कर ही नहीं पाता है। जिसके थोड़ी देर के बाद एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है टैंकर का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो चुका था और वो किसी और का नहीं, भवानी का ही टैंकर होता है। इसके बाद होना ही क्या था, भीमा अपने कुछ काम करने वाले इंस्पेक्टर को साथ में लेके उस टैंकर को चेक करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उस टैंकर के अंदर उसको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों, मतलब छोटी छोटी लड़कियाँ लड़का, इन लोग के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो टैंकर ओपन करके चेक करते हैं तो वो एक्सीडेंट हुए वाले टैंकर के अंदर बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं। देखने के बाद भीमा का दिमाग खराब हो जाता है और इधर भवानी को पता चल चुका था कि भीमा को उसकी सच्चाई, मतलब बच्चों की जो स्ट्रगलिंग करा करता था उसके बारे में उसको पता चल चुका है और वो इस बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेने ही वाला है। पर उससे पहले ही वो यहाँ पे भीमा को मारने के लिए गुंडों की तैयारी कर चुका होता है ताकि वो भीमा को ज़िंदगी से ख़त्म कर सके। के बाद हम भीमा को देख पाते हैं जो उन बच्चों को सुरक्षित जगह में भेजने के लिए ऑलरेडी इंतजाम कर चुका था। उसी वक्त वहाँ पे भीमा के जो उसके जो गुंडे के भेजे हुए आदमी लोग आके भीमा पे हमला कर देते हैं और भीमा उन लोग को बहुत ही बेरहमी से, लाइक उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है। बट इन लोग को समझ में आ चुका था कि भीमा को इस तरह से मारा नहीं जा सकता, तो वो लोग एक काम करते जो फिशिंग हुक होता है उनमें जहर लगा के भीमा पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब वो हुक उसके बदन में घुसता है तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में जहर फैलने लग जाता है। जिसके बाद भीमा वहाँ बेहोश हो जाता है और उसको बोरे में डालकर वो समंदर में लेके फेंक देते हैं। और यहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है बहुत दिन पहले का, मतलब यहाँ पे हम पहली बार भीमा को चिड़ुए भाई को भी देख पाते हैं जो पानी से स्नान करके निकल रहा होता है।
का भाई का नाम जो होता है वो रामा होता है और वो दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब भीमा जो होता है एंग्री मैन होता है और रामा वो बिल्कुल शांत सरल और बहुत ही गुणवानिक इंसान होता है। वो एक गुरुकुल में रहा करता था, वहाँ पे गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, लोगों की मदद करना, ये सब रामा का बिहेवियर होता है। यहाँ पे एज अ व्यूअर हमें भीमा और रामा दोनों जुड़वा भाइयों की अलग होने की रियल स्टोरी दिखाई जाती है। भीमा और रामा वहाँ के बड़े शिव मंदिर के पुजारी के बेटे हुआ करते थे। रामा जो था वो अपने पापा का सारी बातें माना करता था और भीमा वो काफ़ी गुस्सेल था और उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। एक दिन एक हवलदार भीमा को जो होता है वो झूला झूलते हुए पकड़ लेता है और उसको स्टेशन ले जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर लेता है। ये बचपन का सीन होता है। यहाँ पे उसके पापा आते हैं रामा के साथ पुलिस स्टेशन ताकि वो भीमा को बचा सके। यहाँ पे पुलिस वालों से एक गलती हो जाती है। एक्चुअली में उन्होंने जिसको भीमा समझ के उठा के लाए थे वो रामा होता है और यहाँ पे उसके पापा जिसको लेके आए थे वो भीमा होता है। पर भीमा ये चीज़ देखता है कि यहाँ पे रामा को जब पुलिस वाले लेके आए थे, यहाँ पे पुलिस वालों ने रामा के ऊपर हाथ उठाया है और इस चीज़ को देख के भीमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी वक्त वहाँ से वो पिस्तौल उठाकर उस पुलिस वाले के ऊपर सीधा गन पॉइंट पे कर देता है, जिसको देखने के बाद रामा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसको बहुत माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ ऐसा मत कर भाई, रहने दे। पर भीमा का गुस्सा बहुत ज़्यादा था और वो ये बात को सुनता भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद भीमा के जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत बाद वो ये बताते हैं कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते और आज के बाद से तेरा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। आज से सिर्फ मेरा एक ही बेटा है जो कि है रामा और कोई नहीं। और उसके बाद वो भीमा को वहीं पर ही छोड़ के चले जाते हैं रामा के साथ। और वहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक आदमी ने, एक इंस्पेक्टर ने यहाँ पे भीमा को संभालता है, इनफैक्ट उसकी केयर करता है और वही उसको पालता पोसता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हम रामा और एक परी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर रामा इतना भोला भाला होता है, ना ही वो परी को प्यार के लिए एग्री करके हाँ बोल पाता है, ना ही अपने पिताजी से उसे शादी करने के बारे में बोल पाता है। मतलब वो थोड़ा सा शर्माने टाइप का किस्म का लड़का होता है। ठीक है, जो पापा थे वो नहीं चाहते थे कि परी रामा से शादी करे, पर यहाँ पे परी रामा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यहाँ पे वो रामा को ये सजेस्ट करती है कि चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। पर उसी वक्त हम वहाँ पे सतीश को देख पाते हैं जो रामा के पास आकर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त सतीश हूँ। और सतीश बहुत कॉमन नेम होता है जिसकी वजह से शायद उन लोग को लगता है कि हाँ हो सकता है सतीश हमारा दोस्त ही होता है। पर अगर एज अ व्यूअर्स हमें याद है कि ये सतीश नाम का व्यक्ति वही है कि वो ठग है जिसने ऑलरेडी भीमा की लाश को जलाया था। और यहाँ पे ये लोग इसे झूठ क्यों बोल रहा है ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे वो सतीश जो होता है वो रामा और इस लड़की को ये कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाने चाहता हूँ और कैसे भी करके मैं तुम दोनों का शादी करवाऊंगा। और एज अ व्यूअर्स हमें ये भी पता चलता है कि रामा और विद्या का बचपन में एक सतीश नाम का कॉमन फ्रेंड भी था, जिसकी वजह से ये लोग उसको अपना दोस्ती समझने लग गए थे। सतीश अपने प्लान में पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। वो भी रामा और उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को अपने घर से भगा के उसी जगह में लेके आता है जहाँ पे उसका भाई भीमा रहा करता था। बट रामा को यहाँ पे सतीश की सच्चाई पता चल चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने ऐसे क्यों किया और किस लिए किया, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। उसके बाद यहाँ पे असली सच्चाई रिवील होती है। के बाद सतीश जो होता है वो 9 दिन पहले का स्टोरी सुनाता है और अभी तक मूवी में हमने जो भी देखा है वो हर एक पार्ट का आधा आधा हिस्सा है और यहाँ पे हर एक क्लिप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाली है। तो सतीश ये बताता है कि 9 दिन पहले जब भीमा को उन गुंडों ने मार के समंदर में बोरे में डाल के फेंक दिया था तो कुछ मछुआरों ने यहाँ पे भीमा को बचा लिया, जिसके बाद भीमा को होश आता है और वो ये सोचता है कि उस गुंडे को उसको वो तो कभी नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि वो बच्चों का यहाँ पे लेन देन करता था जो कि सही नहीं था। और उसके बाद वो उसी गुंडे को ढूंढ के सबसे पहले खत्म करता है जिसने उसको मारा था। का नेक्स्ट टारगेट था भवानी। पर भवानी को मारने से पहले ही विद्या जाके उसको ये रिवील करती है कि उस गांव का जो वैद्य था, जो प्रसिद्ध आदमी होता है, विंद्र जी उस टाइप के आदमी नहीं है जैसे विद्या उनको समझा करती थी। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चों को ले आया करते थे और अपनी दवाई का एक्सपेरिमेंट उन बच्चों पे किया करते थे और वो सारी चीज़ें कहीं और नहीं उसी बंद मंदिर में किया जाता था। मतलब इल्लीगली करते थे वो और अपनी ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए वो ऐसे कितने सारे बच्चों की जान ले चुके थे और यही सब एक्सपेरिमेंट का जो शिकार होते थे वही बच्चे होते थे जिनको वहाँ पे उठा के लाया करता था वो गुंडा। सारी बातें सुनने के बाद भीमा तुरंत जाता है उसी मंदिर में और जैसे वो मंदिर में जाता है उससे पहले ही दिव्या को वो गुंडे उठा के ले चुके होते हैं। और यहाँ पे वो आदमी, वो वैद्य जो था, वो यहाँ पे दिव्या को ऑलरेडी अधमरी हालत में उसके सर के पास एक पतला सा सुई लेके रखता है जो ऑलरेडी जहरीला होता है। और यहाँ पे वो भीमा को ये बोलता है कि अगर तुम्हें विद्या और इन बच्चों को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। और जो कि भीमा ऑलरेडी विद्या से बहुत प्यार करता था तो वो कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद होना क्या था, भीमा को हर एक गुंडे पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से
मारते हैं और यहाँ पे उसको मारते मारते अधमरी हालत में कर देते हैं। तो भीमा वहाँ पे उस वैद्य को ये कहता है कि अगर मेरे मरने के बाद तूने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तुमने बच्चों और विद्या को नहीं छोड़ा, तो मैं वापस आके तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर विलन तो विलन होता है, यहाँ पे वो उसी के सामने विद्या के अंदर वो सुई को घोंप कर उसी वक्त उसके सामने उसका कत्ल कर देता है, जिसको देखने के बाद भीमा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसको देख के भीमा भी सह नहीं पाता है और उसी वक्त वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे वो दोनों प्लान कर ही रहे होते कि विद्या और भीमा की लाश को वो कहाँ क्या कैसे ठिकाने लगाएंगे। उसी वक्त उनको वो एक्सीडेंट वाले बस की जगह पता चल जाती है या फिर खबर मिल जाती है, जहाँ पे इन दोनों की लाशों को लेके उस बस के एक्सीडेंट की जगह में डाल देते हैं, जिसको वो ठग आदमी ने उठा लिया था और उसके अंतिम संस्कार कर दिया था। ये सारी बातें सतीश को किसी और ने नहीं, भीमा ने बताई थी। मतलब उस दिन रात को अगर हमें पहला एपिसोड याद हो कि वो जब उसको जला रहा था तो आग से कुछ निकला था, तो यहाँ पे भीमा की आत्मा निकली थी जो कि सतीश को अपने बारे में सब कुछ बताया था। इनफैक्ट अपने भाई जिसको रामा वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है या फिर प्यार करता है, वो उसके बारे में भी उसको बताता है ताकि वो उसका बदला ले सके। ऐसा व्यूअर्स हमें याद है कि उस शिव मंदिर में एक मान्यता है कि जिस आदमी की मौत हो जाती है, अगर उसके घर वाले उसको बुलाते हैं तो वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके जिन्होंने उसको मारा है या फिर जिनके साथ उन्होंने गलत हुआ है वो उन लोग को सजा देते हैं। और इसीलिए उसने सतीश से कहा था कि वो अपने भाई रामा को यहाँ पे लेके आए, जो कि सतीश ने ऑलरेडी किया था। और ये सारी बातें यहाँ पे वो रामा को बता रहा होता है। बातें सुनने के बाद रामा कुछ कह पाता उसी वक्त, उसी से पहले ही वो सारे गुंडे जो होते हैं वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे रामा को, उसकी गर्लफ्रेंड को और साथ ही साथ सतीश को उसी शिव मंदिर में वापस उठा के ले आते हैं जहाँ पे उसके भाई भीमा को मारा गया था। फिर वो वैद्य को और वो गुंडे को लगने लगा था कि रामा जो है वही भीमा है, पर जब वो सामने से उसको देखते हैं उसका बिहेवियर टोटली चेंज होता है और उनको समझ में आ जाता है कि वो उसका जुड़वा भाई है। और उसी के सामने, मतलब रामा के सामने ही वो जिंदा बच्चों के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हीं के सामने वो बच्चे तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद रामा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वक्त वहाँ पे रामा की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आके उसको ये कहती है कि तुम्हें पहली बार जिंदगी में अपने भाई को अपने अंदर बुलाना पड़ेगा, वरना ये दरिंदे लोग इन बच्चों को ख़त्म कर देंगे। मतलब बच्चे अभी के अभी तुम्हारे सामने सारे एक एक करके मरे जाएंगे। पर उसी वक्त यहाँ पे रामा को अपना भाई भीमा याद आता है और वो जिंदगी में पहली बार भीमा को भाई कह के बुलाता है और अपना गले में जो रुद्राक्ष की माला होती है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से भीमा की जो आत्मा थी रामा के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। होना क्या था, भीमा की आत्मा रामा के अंदर आ चुकी थी। तो यहाँ पे रामा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब वो एक एक गुंडे को चूज कर करके मारता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वैद्य को नहीं मार पाता क्योंकि वो अपने आसपास एक ऐसी जादू ही जो बोलते हैं घेरा बना लेता है, जिसके वजह से उसके मतलब उस घेरे के अंदर कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई भी ऐसे अननेचुरल पावर जो होती है वो एंटर नहीं कर पाती है। और एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि ये जो वैद्य था वो सिर्फ बच्चों का खून नहीं किया करता था, वो काला जादू भी किया करता था, वो ताकि ऐसे तांत्रिक शक्तियों को अपने अंदर हासिल कर सके। तो रविंद्र यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बचा के रखा करता था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि रविंद्र के हाथ में रामा का गर्दन होता है और भीमा की आत्मा उस घेरे के बाहर होती है और वो वहीं पर उसको मारने की धमकी देता है। पर वहीं पर एज अ व्यूअर्स एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है जो कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रामा जो होता है वो अपने आप को छुड़ा के बाहर आता है और वो फिर से अपने हाथ में वो कुल्हाड़ी लेके खड़ा होता है, पर उसके अंदर भीमा की आत्मा नहीं होती है। उसके ठीक पीछे हम परशुराम जी की छवि को देख पाते हैं, जैसे कि मूवी के शुरुआत में वो हर एक असुर को खत्म करते हैं, इस दुनिया में बुराई की जीत, मतलब बुराई को मार के अच्छाई की जीत शुरू करते हैं। और ये चीज़ हमें यहाँ पे ही दिखाया जाता है। फिर रामा के अंदर इतनी शक्तियाँ आ चुकी थी कि वो हर एक चीज़ को काटते हुए अंदर जाता था। इनफैक्ट वो जो उसने एक बनाया था घेरा जिसको वो बचा रहा था, उसी को भी वो ख़त्म कर देता है और उस वैद्य के दोनों हाथों को काट देता है। और उसी एरो से जिस तरह से उसने विद्या को मारा था या ख़त्म किया था, उसी तरह से उसने उस वैद्य को वहीं पर मार के ख़त्म कर देता है। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये एपिसोड को कट करके एपिसोड कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। शिफ्ट होता है 2 साल के बाद, जहाँ पे रामा और परी का एक बेटा होता है और उसका नाम उसने अपने भाई के नाम भीमा के नाम से रखा था। और इसी सीन का दिखाते हुए ये मूवी खत्म होता है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, मैं इंतजार कर रही हूँ। देखो गाइस 600 तो कंप्लीट होने वाले, मैं तो चाहती हूँ 630 बन जाए यार, थोड़ी सी और लालच कर लेते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट मूवी के लिए तैयार रहेगा, तब तक के लिए राधे राधे।